नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम पूरे जीके को एमसीक्यूज़ के रूप में कवर कर रहे थे। इस सीरीज़ में हम आपके कंप्लीट जीके को जो एमसीक्यूज़ हैं इनके फॉर्म में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे थे। इंडियन इकोनॉमी के जो लूसेंट एमसीक्यूज़ वाली आपकी बुक आती है उनके सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं बल्कि उनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं या उसी प्रश्न से रिलेटेड जितने आपके अदर क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम यहीं पे कवर करते हुए चलते हैं। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इससे पहले आपने इकोनॉमिक्स के नोट्स नहीं बनाए हैं, आप इन एमसीक्यूज को कवर कीजिए। अभी तक हमने 200 से ज्यादा इकोनॉमी के एमसीक्यूज यहां पर अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर कर लिए हैं। आपको उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे अतिरिक्त तथ्यों में भी जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में भी हम इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पर देखेंगे और यहां पर भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आपको स्टॉक मार्केट को लेकर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। विभिन्न जो कानून थे जैसे फेरा कानून था, इसको लेकर पूछा जाता है। फेमा था, इसको लेकर प्रश्न बनता है। एमआरटीपी एक्ट था। कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपको साल पूछ ले जाते हैं कि ये कब आए थे। इसके अलावा जो अलग अलग देशों के शेयर बाजार के सूचकांक होते हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न बनता है। जैसे जो जापानी शेयर बाजार है टोक्यो, उसका सूचकांक क्या है? तो उसे निक्की कहते हैं। जो नैस्डैक है वो किस देश का है? वो अमेरिका का है। इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में है। सीरियल वाइज हम पूरी इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। आप इनको वन लाइनर के रूप में नोट्स बनाते हुए चले, टॉपिक लिखे और उसके नीचे एक्स्ट्रा फैक्टों को आप लिखते हुए चले, आपका पूरा इंडियन इकोनॉमी यहां पे कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी? देखिए, आर.एन. मल्होत्रा समिति, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सी समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी। बहुत जल्द इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो आएगा क्योंकि समितियां इंपॉर्टेंट है और इनके क्षेत्र वर्ष नहीं पूछे जाते, ज्यादातर आपको समिति और क्षेत्र पूछा जाता है। तो ऐसी ही एक समिति है आर.एन. मल्होत्रा समिति और इसका संबंध किससे था? तो इसने बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट यहां पर दी थी। तो जो आर.एन. मल्होत्रा समिति थी इसका संबंध किस क्षेत्र से था? बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित था। ठीक है, अब यहां पर अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित कौन सी समिति थी? तो आपको याद रखना है, एक समिति बनाई गई थी दांतवाला समिति। ये किससे संबंधित थी? बेरोजगारी के अनुमान से। ठीक है, एक है यहां पर मोटर वाहन करों में वृद्धि, इसको लेकर एक समिति बनाई गई थी। इस समिति का नाम था भूरेलाल समिति। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए भूरेलाल समिति का संबंध किससे था? तो मोटर वाहन करों में वृद्धि को लेकर था। ठीक है, एक और है यहां पर हथकरघा के विकास के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो मीरा सेठ समिति आपने पढ़ी होगी। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा के विकास के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जो भारत का स्टॉक मार्केट है, स्टॉक बाजार है, इसको विनियमित कौन करता है? इसको कंट्रोल कौन करता है? पर्यवेक्षण कौन करता है? इसकी निगरानी कौन करता है? ये करता है सेबी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। सेबी की फुल फॉर्म भी पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, तो सेबी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म है। हिंदी में कहें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, सेबी की स्थापना कब की गई? तो सेबी की स्थापना होती है 1988 में। ऑप्शन ए हमारा यहां पे राइट आंसर है। ठीक है, और सेबी का मेन काम क्या है? शेयर मार्केट को कंट्रोल करना और जो निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो सेबी की स्थापना तो होती है 1988 में, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा ये दिया गया था 4 साल बाद 1992 में। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोनों साल आपको याद रखना है, स्थापना 1988 और जो इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, एक बॉडी यहां पर बनाया गया, ये बनाया गया 1992 में, ठीक है। 1992 में एक और चेंज किया गया और 1992 में ही जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने का अधिकार था वो सेबी को दिया गया था। नेक्स्ट है, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। तो देखिए सेबी से आपके कितने सारे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पर अतिरिक्त तथ्यों के साथ मिल गए और अभी और भी ज्यादा फैक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और इन सीरीज को अगर आपने फॉलो किया, इनको अच्छे से आपने नोट किया, नोट्स बनाए और प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा, तो आपका जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है इतने अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा कि यहां से बाहर आपसे क्वेश्चन कभी बनेगा ही नहीं। तो आपको इनको अच्छे से फॉलो करना है और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको नोट करना है, क्योंकि बुक में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं मिलते हैं, यहां पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं। बुक में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, यहां पर मैं आपको कोशिश करता हूं कि उसको सरल भाषा में एक्सप्लेन कर सकूं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। तो सेबी के कार्यों के बारे में आपने बताना है। पहला स्टेटमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करता है। बिल्कुल सही है। स्टॉक मार्केट को भारत में कौन कंट्रोल करता है? सेबी, ठीक है। शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों को रोक लगाना, तो ये कौन करता है? सेबी करता है। ये शेयर मार्केट में कोई भी धोखाधड़ी किसी भी निवेशक के साथ ना हो, ठीक है। प्रतिभूतियों के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करना, तो ये भी कौन करता है? सेबी करता है। इसका नाम ही है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो ये सभी काम किसके हैं? ये सभी के सभी काम सेबी के हैं, ठीक है। सेबी को लेकर 2-3 बातें आपसे और पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है। सेबी का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। पूछा जा सकता है सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 3 साल का होता है। लेकिन अगर इससे पहले उनकी आयु 65 वर्ष पहुंच गई तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेबी के हमने ये सारे काम देखे। सेबी भारत में किस शेयर मार्केट को मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी है, ये काम भी कौन करता है? सेबी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कभी ये उत्तराखंड में भी पूछ लिया जाए। बुल एंड बियर ये संबंधित है आपके स्टॉक मार्केट से, यानी शेयर बाजार से संबंधित है बुल और बियर। इसको हिंदी में कहते हैं, बुल के लिए कहा जाता है तेजड़िया और जो बियर है इनके लिए मंदड़िया कहा जाता है। अब आप नाम से ही पहचान गए होंगे, तेजड़िया जो चाहते हैं या जिनको उम्मीद है कि बाजार में तेजी आएगी, मंदड़िया वे जिनको उम्मीद है कि बाजार में मंदी आएगी, ठीक है। तो बुल और बियर किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित है। भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी कि किस एक्ट के माध्यम से होता है, ठीक है, या कौन करता है? तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, भारत में जो शेयर मार्केट होता है इसे विनियमन का कार्य सेबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहां पे राइट आंसर होगा। जैसा मैंने आपको ऊपर कहा था कि अलग अलग एक्ट हैं, इनको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इस प्रश्न का आंसर हो गया सेबी, लेकिन हम इन दोनों के बारे में खासतौर पर यहां पर बात करेंगे क्योंकि को लेकर प्रश्न पेपर में बनता है। सबसे पहले बात करते हैं एमआरटीपी एक्ट को लेकर के। यह एक्ट कब आया आपको सीधा पूछेगा और खास तौर पर इकोनॉमी वाले सेक्शन से आपसे डायरेक्ट साल पूछ लिया जाता है। आपको याद होगा सीधा क्वेश्चन बना था, एक बार आयोग ने ही पूछा था कि भारत में लीड बैंक योजना कब शुरू की गई, तो उसका आंसर भी 1969 था। तो आपको डायरेक्ट साल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार एमआरटीपी एक्ट ये 1969 में आया और 1970 में ये पूरे भारत में लागू हो गया था। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए एक्ट कब आया? तो ये आया 1969 में। इसका फुल फॉर्म क्या था? एमआरटीपी का फुल फॉर्म था मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। हिंदी में कहें एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धति। तो नाम से ही पता चल रहा है एकाधिकार के खिलाफ यह एक्ट आया था, ठीक है। दूसरा है आपका फेरा। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये आपके 1973 में आया और 1974 में इसे लागू कर दिया गया।
फेरा को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। और फेरा को रिप्लेस किसने किया था? फेरा आया और फेरा को रिप्लेस किया फेमा ने। ठीक है, फेमा की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? तो फेमा आया 1999 में। तो ये सारे एक्ट आपको याद रखने हैं, MRTP, फेरा और फेमा, खासतौर पर फेरा और फेमा। ठीक है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है इनकी संख्या है 23। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? देखिए, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था बंबई स्टॉक एक्सचेंज, या जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1875 में होती है और ये ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला शेयर मार्केट था, पहला स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक है, ये तो हमने बात करी एशिया की। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला शेयर मार्केट कौन सा था, तो वो था एम्स्टर्डम स्टॉक मार्केट या एम्स्टर्डम शेयर बाजार, जो कि 1602 में बना था। ठीक है, नीदरलैंड में। तो ये विश्व का पहला है। एशिया का पहला पूछेगा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1875 में। ठीक है, ये आपको याद रखना। और जो विश्व का पहला है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, वो बना था 1602 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति के द्वारा की गई? देखिए, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये अलग है। एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बना था 1992 में। ठीक है, लेकिन इसकी सिफारिश की, एक राष्ट्रीय आपका स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, इसकी सिफारिश 1991 में फेरवानी समिति के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो फेरवानी समिति 1991 में। हालांकि NSE बना कब? ये बना है 1992 में। नेक्स्ट है, सेबी ने कई वर्षों से निष्कासित निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 2007 को समाप्त कर दी, जिनसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 हो गई थी? तो सेबी ने 2007 में कौन से स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता को समाप्त किया? ये किया था KSE सौराष्ट्र को। जो सौराष्ट्र एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है इसकी मान्यता को खत्म किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? अब देखिए, जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो सूचकांक है ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका क्या है? जो राष्ट्रीय शेयर मार्केट है NSE, इसका क्या सूचकांक है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अलग अलग देशों का पूछा जाता है। इसी प्रकार जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका सूचकांक है सेंसेक्स। आप पढ़ते होंगे कि सेंसेक्स इतना ऊपर गया, तो ये बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका सूचकांक है। सेंसेक्स के साथ आप एक और चीज पढ़ते होंगे, निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी जो है ये NSE का सूचकांक है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका सूचकांक निफ्टी है, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका सूचकांक सेंसेक्स है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। जो निफ्टी है ये वाला, ये है आपका NSE का, जिसको हम आमतौर पर निफ्टी कहते हैं। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? जो BSE का शेयर सूचकांक है ये आपके 30 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो निफ्टी किसका है? हमने ऊपर देखा, ये NSE का है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी? यह क्वेश्चन हाल ही में MTS के एग्जाम में पूछा गया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना हार्ड है। बुक्स में आपको जनरली ये क्वेश्चन नहीं मिलता है, लूसेंट पे भी नहीं मिलता है, लेकिन MTS SSC MTS के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना होती है 1875 में, इसे स्थापित करने का जो प्रमुख श्रेय जाता है वो जाता है प्रेमचंद रायचंद को। ऑप्शन सी हमारा यहां पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ये उस समय के एक भारतीय व्यापारी थे और इन्हीं को, प्रेमचंद रायचंद को कॉटन किंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है। कई सारे अन्य लोग भी थे, 30 महत्वपूर्ण कंपनियां भी थी, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान किसका था? प्रेमचंद रायचंद का। ठीक है,
चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक यानी कि सेंसेक्स कितनी कंपनियों को पर आधारित है? तो ऊपर हमने बात करी जो सेंसेक्स होता है ये 30 कंपनियों पर यहां पर बेस्ड होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन हर बार एक अलग तरीके से देता है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 30 इसका आंसर है। दलाल स्ट्रीट कहां स्थित है? राइट आंसर होगा यहां पर दलाल स्ट्रीट आपके मुंबई में स्थित है। मुंबई में जो दलाल स्ट्रीट है वहीं पर स्थित है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कहां है? मुंबई। और मुंबई में अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछेगा दलाल स्ट्रीट, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है। बताइए दलाल स्ट्रीट कहां पर है? आप बताएंगे मुंबई, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है डो जोन्स क्या है? देखिए डो जोन्स जो है ये आपके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। जैसे सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, उसी प्रकार डो जोन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का है। ये आपको याद रखना है। अलग अलग देशों के सूचकांक पूछे जाते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया। आपको कुछ देशों के याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे टोक्यो शेयर मार्केट, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? तो टोक्यो का है आपका निक्की। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि निक्की क्या है? तो टोक्यो शेयर मार्केट का सूचकांक है। इसी प्रकार न्यूयॉर्क का क्या है? डो जोन्स। अगर आपको पूछेगा अमेरिका का क्या है, तो अमेरिका का है नैस्डैक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नास्डैक में लिस्टेड होने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी थी? तो उस कंपनी का नाम था इन्फोसिस। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है इसका जो सूचकांक है वो है FTSE 100। ठीक है, तो FTSE किसका है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज का। देखिए इनको लिखते हुए चलें, आपको सारे फैक्ट एक जगह पर मिल रहे हैं तो आपको इनको लिखते हुए चलना, और ये क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगर आपने पेपर नहीं दिए हैं अभी तक, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे या इनसे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? FTSE। इसी प्रकार मैक्सिको स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है IPC, पूछा जाता है। ठीक है, इटली का जो स्टॉक मार्केट है उसका सूचकांक है मिबटेल। ठीक है, मिबटेल ये किसका है? ये इटली का है। इसके अलावा जो कनाडा है इसका है आपका S&P। ये किसका सूचकांक है? ये कनाडा का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका सूचकांक है। ठीक है, चलिए निक्की क्या है? ऐसा प्रश्न बन चुका है पेपर में, ये SSC में आया था। निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका निक्की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हांगकांग ये हांगकांग का है, सिमेक्स ये आपके सिंगापुर का है, डो जोन्स हमने देखा ये न्यूयॉर्क का है। 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? देखिए UTI बैंक, इसको लेकर प्रश्न बन चुका है पेपर में और ये भी MTS में आया था। देखिए पेपर का जो लेवल था, यहाँ पर लेवल कौन सा है? MTS, लेकिन क्वेश्चन काफी डीप में और इकोनॉमिक हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए UTI बैंक, इसका नाम बदलकर 2007 में क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक कर दिया गया। तो वर्तमान में आप जिसे एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? UTI बैंक, और इसे 2007 में एक्सिस बैंक का नाम मिला था। ठीक है, अगर बात करते हैं UTI बैंक की स्थापना कब हुई? UTI बैंक की स्थापना होती है 1993 में। ठीक है, और 2007 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? एक्सिस बैंक कर दिया जाता है। अब देखिए दो UTI है, दोनों में कंफ्यूजन मत करना। एक है आपका UTI, ठीक है, और एक है UTI बैंक। अगर आपसे सिंपल UTI पूछेगा, क्योंकि इसी की संस्था थी ये, ठीक है, इसलिए नाम दोनों में लगभग सेम है। सिर्फ आपसे अगर UTI पूछेगा, बताइए भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना, जो ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है UTI, इसकी स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1964। ठीक है, और अगर पूछेगा UTI बैंक की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1993। दोनों याद रखने हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों की स्थापना वर्ष अलग अलग है। UTI के बारे में हम जानते हैं, एक है आपका UTI बैंक और एक है आपका UTI।
यूटीआई के बारे में हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि भारत के अंदर म्यूचुअल फंड शुरू करने वाली जो संस्था है वो कौन है, वो यूटीआई है, जो कब बनी 1964 में। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था वो भी कौन है, वो भी यूटीआई है, जो 1964 में बनी। यूटीआई बैंक की बात करें, जब भारत सरकार ने जो प्राइवेट बैंक थे इनको मंजूरी दी थी कि आप प्राइवेट बैंक खोल सकते हैं, तो जो पहला प्राइवेट बैंक भारत में खोला गया था वो यूटीआई बैंक था। ठीक है, जिसका नया नाम क्या है, एक्सिस बैंक। ये 1993 में खुला, 1994 से इसने कार्य करना शुरू करा। उम्मीद करता हूं दोनों में से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक 1 लाख रुपए करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना। तो 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कागजी मुद्रा नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो देखिए, भारत में जो कागजी मुद्रा जारी होती है इसका पूरा अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 2 रुपए या 2 रुपए से ज्यादा के करेंसी नोट कौन पब्लिश करता है? आरबीआई करता है। केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके ऊपर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वित्त सचिव के होते हैं, वित्त मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होते। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? आरबीआई को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने आरबीआई को लेकर अलग अलग क्वेश्चन देखे थे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी हमने वहां पर देखी थी। देखिए, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है ये होता है 1949 में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है, जो कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। सीडी देशमुख उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई को लेकर पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे, अगर आपसे प्रश्न बनता है बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई? आप बताएंगे 1 अप्रैल 1935 को। किसके तहत हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 था और गठन होता है 1935 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ? एक आयोग बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा जिसे हम कहते हैं हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, इसी हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में अपनी रिपोर्ट दी और यह कहा कि भारत सरकार को, जो कि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, उसे एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए। तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन होता है 1935 में, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के माध्यम से। ठीक है, एक और चीज आपसे पूछा जाता है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप आसानी से बता देते हैं आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और मैंने आपको बताया था जहां पर भी ऑफ इंडिया लिखा हुआ आ जाए उसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सब कहां होंगे? आपके मुंबई में होंगे। लेकिन शुरुआत में जब आरबीआई का गठन होता है इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। ठीक है, मुंबई में इसे कब लाया गया? 1937 में लाया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? क्वेश्चन बनता है, लास्ट वीडियो में भी देखा था। आरबीआई का पहला गवर्नर था ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ये आरबीआई का पहला गवर्नर था। ठीक है, आरबीआई का दूसरा गवर्नर कौन था? जेम्स टेलर। ये आरबीआई का दूसरा गवर्नर था। आरबीआई का तीसरा गवर्नर कौन था? तो तीसरा गवर्नर था सीडी देशमुख, जो कि पहले भारतीय गवर्नर हैं। टॉप 3 मैंने आपको इसलिए बताए, हो सकता है आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि आरबीआई के गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय ओवरऑल आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? ये तीसरे नंबर के थे। पहला ऑसबोर्न स्मिथ था, दूसरा जेम्स टेलर था और तीसरे सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? मुद्रा का जब अवमूल्यन किया जाता है, डीएवल्यूशन किया जाता है, तो उस दौरान निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन होता है, आयात स्थानापत्ति का प्रसार होता है। ठीक है, उपयुक्त सभी का प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय करना।
किसका? तो खुले बाजार कार्यवाही का अर्थ होता है आरबीआई की कि वो खरीदे और बेचे सरकारी बॉन्ड्स को। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में और दूसरे किसके रूप में? ठीक है, तो IMF के नियम कहते हैं कि जो भी देश उसके सदस्य हैं उनको अपनी मुद्रा के समतुल्य घोषित करना होगा। एक तो अमेरिकी डॉलर के रूप में करना होगा अपनी मुद्रा को घोषित, और दूसरा जो पाउंड स्टर्लिंग है ब्रिटेन की करेंसी, इसके रूप में करना होगा। यदि धन बहुत अधिक हो, माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो क्या होगा? इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी, जो हमारा सेकंड वीडियो था इकोनॉमिक्स का। इसलिए मैं आपको कहता हूं सीरियल वाइज कवर करते चलिए। आपके जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो मुद्रास्फीति हो, स्टैगफ्लेशन हो, अलग अलग चीजें, वो सब आपके यहाँ पे कवर होंगी। जब धन बहुत ज्यादा हो जाता है और वस्तुएं सीमित हैं, तब होती है मुद्रास्फीति। डिटेल में हमने बात करी थी कि जब लोगों के हाथ में या मार्केट में जब जो तरलता होती है, यानी कि जो पैसा होता है वो ज्यादा पहुंच जाता है, कैश, तो चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो बैंक दर में जब परिवर्तन होता है तो कौन इसमें प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित होती है ब्याज की बाजार दर। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक दर वह दर है जिसे, तो बैंक दर वो दर होती है जहां पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ठीक है, तो आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को उधार देगा उसे कहते हैं बैंक दर। ठीक है, जिस मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हमने सबसे पहली वीडियो में कवर किया था कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गर्म मुद्रा, हॉट मनी उसे कहा जाता है। वही प्रश्न है, शीघ्र देशांतरण यानी कि पलायन की प्रकृति होती है जिसमें एक देश से दूसरे देश तुरंत जाना, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी उसे कहा जाता है। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 1 रुपए के नोट को छोड़कर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो 1 रुपए की करेंसी होती है, जो नोट होता है, इनको कौन जारी करता है? इन्हें वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, जबकि 1 से ज्यादा के नोट यानी कि 2 रुपए और 2 रुपए से ज्यादा के नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो जो नरसिम्हन समिति थी 1991 में, इस समिति ने क्या सिफारिश करी थी? लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। इस समिति ने बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम यहां पर सुझाया था, यानी कि उन्होंने जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसे 4 स्तर का बनाने का यहां पर सिफारिश करी थी। सरकार अर्थोपय ऋण यानी कि वेज एंड मींस एडवांस लेती है। तो जो सरकार ये जो ऋण लेती है, लोन लेती है, अर्थोपाय ऋण, ये किससे लेती है? सरकार ये लेती है आरबीआई से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो वास्तविक मजदूरी का यानी कि जिसे हम वेतन कहते हैं, इसका प्रमुख निर्धारक माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आप जानते हैं ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनांशिकी के रूप में स्थापित हुआ था? जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, इसके बारे में हमने लास्ट में भी बात करी थी। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक कब बनता है? ये बनता है 1988 में, और इसका पूरा स्वामित्व किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ठीक है, रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा एक सही नहीं है? तो रेपो रेट के बारे में आपने बताना है कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि यह संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है। यह गलत है। बाकी ये लोन लेने में आता है कि अल्प अवधि ऋण केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर है, रेपो रेट के बारे में है, ठीक है। इसके अलावा अल्प अवधि होगा ये भी, ठीक है। ऋण ग्रहण पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चुकाई गई ब्याज दर है, ठीक है। ये सारे सही हैं, केवल आपका जो ऑप्शन डी है ये गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। रेपो रेट ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों से उधार लेता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। यानी कि आप जानते हैं आय गणना के लिए गिनी गुणांक का भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा लॉरेंज कर्व का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। लॉरेंज कर्व हमें क्या बताता है? आय का असमान वितरण, और यही हमें बताता है गिनी गुणांक। तो अगर किसी देश का गिनी गुणांक 1 हो जाए, इसका मतलब यह होगा कि उस देश में सभी की आय क्या है? बराबर है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम होने वाली घटना थी? तो सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना घटी थी? तो ये घटी थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वो कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए थे? तो किसान क्लब ये किसने बनाए थे? ये बनाए थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, 1975 में। किस वर्ष के बाद से भारत में एक भी ग्रामीण बैंक नहीं बनाया गया है? आपने कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। शुरुआत हुई थी भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे 1975 में, लेकिन आपने बताना है किस वर्ष के बाद से एक भी ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपने बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन ये जो 2 वाला है, सिंगापुर वाला, ठीक है। देखिए, जापान का जो सूचकांक है वो क्या है? हमने देखा निक्की है। जो टोक्यो शेयर मार्केट है इसका सूचकांक क्या है? निक्की। सिंगापुर का मैंने आपको ऊपर बताया, सिंगापुर का है सीमैक्स, ठीक है। सीमैक्स या फिर स्ट्रेट टाइम्स, ये किसका है? ये सिंगापुर का है, स्कॉम्प नहीं है। ये गलत है। यूके का स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको बताया FTSE है और अमेरिका का नैस्डैक है। तो बाकी सभी सही है, खाली जो ऑप्शन 2 है हमारा केवल 2 ये गलत है, ठीक है। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन कब से लागू हुआ था? आप जानते हैं बैंकों का विलय हुआ और बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक और देना बैंक, इन तीनों का विलय कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2019 से। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वो कौन सा वर्ष था? तो भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार 1949 में किया गया था, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी थी। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो पहली बार तो 1949 में हुआ, लेकिन आपसे यहां पर यह पूछ रहा है कि एक ही वर्ष में 2 बार अवमूल्यन यानी कि 2 चरणों में अवमूल्यन कब किया गया? तो यह किया गया था 1991-92 में भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो देखिए, भारत में मुद्रा की पूर्ति करने का एकमात्र अधिकार केवल आरबीआई को है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993 से हटाकर 93-94 से हटाकर क्या कर दिया जाए? तो देखिए, 2009 में एक डिसीजन लिया गया था। उससे पहले जो थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हम WPI कहते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति को मापने के 2 तरीके हैं, 2 सूचकांक है। एक है WPI जिसे हम कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक होता है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता
मूल्य सूचकांक। ठीक है, भारत में जो मुद्रास्फीति मापी जाती है वो WPI पर मापी जाती है, ये आपको याद रखना था। ठीक है, और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या था 2009 में? ये था 1993-94। 2009 में इसे चेंज करके कर दिया गया 2003-2004। ठीक है, और 2017 में इसको अब जो नया आधार वर्ष है 2017 में जिसे चेंज किया गया वो है 2011-2012। करंट का भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन बनता है भारत में मुद्रास्फीति किस पर मापी जाती है? WPI पर मापी जाती है या CPI पर मापी जाती है? तो भारत में जो मुद्रास्फीति है ये WPI पर मापी जाती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर मापी जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंडियन इकोनॉमी के 50 इंपॉर्टेंट MCQs को हमने अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर किया। इस सीरीज में अभी तक हमारी 5 वीडियोस आ चुकी हैं और 250 से ज़्यादा प्रश्नों को हम यहाँ पर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को इसी प्रकार मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा और पूरी बुक के जो MCQs हैं उनको हम सीरियल वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ऐसे ही कवर करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे और आपके प्रश्न भी एक तैयार यहाँ पर होते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो के बारे में जो अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही में अपना स्कोर, कि आपका कितना स्कोर यहां पे रहा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।